अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एरिया है वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या जिसको कहा जाता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। एग्जामिनर दोनों नाम यूज कर लेता है। ये ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या चीज है और इसमें हमने क्या क्या चीज कवर करनी है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखो, वेन एवर अ ट्रांजेक्शन अकर्स, तो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास बनाना, उन डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना। या वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं और वो क्यों जरूरी होते हैं, पहले हम सबसे ये चीज कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जिसमें इनिशियल चार जो बुक्स हैं वो हमारी सेल्स और परचेज से डील करती हैं। उसके बाद की जो बुक्स हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से डील करती हैं। और फिर मेरे पास आ जाता है जनरल जर्नल, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं बाय द नेम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये वो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी बेसिक अकाउंटिंग के साथ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। अब देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन मैंने कहा था आपको दो तरह की होती हैं। व्हेन इट कम्स टू अ ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शंस मेरे पास दो तरह की होती हैं। एक है कैश, दूसरी है क्रेडिट। जब कैश ट्रांजैक्शन की बात होती है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात होती है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं या उसको हम किस तरीके से डील करते हैं, इस पे बात करेंगे। अच्छा, कैश ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं तो कैश ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल और बहुत बेसिक ट्रांजैक्शन होती है। इसमें आप एक हाथ से पैसा देते हैं, वो आपको सामान के साथ एक रिसीट दे देता है बंदा, एंड दैट्स इट, आपकी ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। बट व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमें दो एस्पेक्ट से चीजें देखनी होती हैं। एक बायर, एक बायर है और दूसरा सेलर है। बायर जो सामान खरीद रहा है, बायर किसे कहते हैं, जो सामान खरीद रहा है। सेलर कौन होता है, जो सामान बेच रहा है। जब मैं बात करता हूं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं, वी एज अ बिजनेस अगर मैं बात करूं, तो हम हमेशा अपने आप को बायर कंसिडर करते हैं। हम हमेशा बायर के पर्सपेक्टिव से वर्किंग करते हैं। एज इन, वी आर बायर्स, हम बायर हैं और हम हमेशा बायर के पर्सपेक्टिव से ही वर्किंग करेंगे। मतलब मतलब बायर के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे हम इस तरह से सोच के बनाएंगे जैसे वो हम अपने लिए बना रहे हैं। और क्योंकि हम बायर हैं तो हम जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे वो हमारे कहलाते हैं इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। अब जब मैं इंटरनल डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं तो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स दो तरह के होते हैं। पहले वो जो अपने लिए बनते हैं, दूसरे वो जो बाहर भेजने के लिए बनते हैं। तो बेसिकली इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट वो आ गया दैट आर ओनली फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग एंड पर्पस, ओनली फॉर इंटरनल पर्पस।
और फिर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट्स वो आ गए दैट आर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब ये तो हो गई बात जब हम बायर हैं और हमारे पास इंटरनली चीजें आ रही हैं। अगर सेलर से कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास आता है तो क्या मैं सेलर हूं? नहीं। सेलर मेरे लिए एक थर्ड पार्टी है। सेलर मेरे लिए एक थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी जब जब कोई डॉक्यूमेंट बनाती है और भेजती है तो वो मेरे लिए कहलाएंगे हमेशा एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स। और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हमेशा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए बनाए जाते हैं। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन पे। व्हेन अ बिजनेस बायज और सेल्स, each stage of transaction is documented. The documentation can be manual and nowadays more popularly electronic. आप चाहो तो पर्चा बना लो, आप चाहो तो एक्सेल फाइल बना लो। इट्स entirely up to you. Why do we need documentation? I believe that is the most important question, कि हमें ये इतने पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने की जरूरत क्या पड़ती है? क्यों हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने पास? क्यों इसको हम एक रद्दी बना के रख रहे हैं अपने पास किसी कोने में ऑफिस में? एक पूरा कमरा ऑक्यूपाई किया हुआ इन डॉक्यूमेंट्स ने। इसकी क्या जरूरत है? समझना जरा। डॉक्यूमेंटेशन किसी भी कारोबार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। To get everything in black and white is the most important thing when it comes to a business. Why do we need documents so? Because they are used as an evidence of the transaction. सबसे पहली चीज, they are used as an evidence of transaction. किसी भी ट्रांजैक्शन की गवाही के तौर पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। सबूत के तौर पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। They can be used as an evidence of where your transaction is right now. हम इस डॉक्यूमेंट को सबूत के तौर पे यूज कर सकते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन अभी तक कितनी मुकम्मल हो चुकी है, कितनी रहती है, कब स्टार्ट हुई थी, कब खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें जो है हमारे पास एज एन एविडेंस, एज अ सबूत होनी चाहिए हैं डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। फिर डॉक्यूमेंट्स कैन बी यूज्ड एज एन अफर्मेशन, अ कंफर्मेशन एंड अ श्योरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। डॉक्यूमेंट्स को मैं जो यूज करता हूं वो क्यों यूज करता हूं? ताकि मैं अपनी ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर सकूं, ताकि मैं अपनी ट्रांजैक्शन को पुख्ता कर सकूं, ताकि मैं अपनी ट्रांजैक्शन को एब्सोल्यूट कर सकूं कि यस दिस इज माय ट्रांजैक्शन, ताकि कल को कोई अपनी बात से मुकरे नहीं। तीसरा पॉइंट ऑफ व्हाई डू वी नीड डॉक्यूमेंटेशन। चौथा पॉइंट, ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन होगी, हमें रिकॉर्ड करनी होगी। और रिकॉर्ड मैं कहां से करूंगा? जब मेरे पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट में चीज होगी, कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई पर्चा होगा, उसी को देखूंगा और मैं रिकॉर्ड करूंगा कि हाँ हमने ये काम किया था। तो ये चार बेसिक रीजंस हैं ऑफ हैविंग द ऑफ हैविंग एवरी ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड। ये चीज आई बिलीव सबको समझ आ गई होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन मेरे पास दो तरह की है, एक है कैश, दूसरी है क्रेडिट। व्हेन इट कम्स टू कैश ट्रांजैक्शंस आर क्वाइट सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आप लोगों ने भी देखा होगा, एक हाथ पैसा दो और सामान लो, खत्म। ये आपकी कैश ट्रांजैक्शन है।
पैसा दो, सामान लो, खत्म, दैट्स इट, दिस इज योर कैश ट्रांजेक्शन। कितनी सिंपल है। क्या कुछ मुश्किल है इसमें समझने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई, मुझे अगर पेप्सी खरीदनी है बाजार से जाके, मैं उसको पैसे दूंगा, वो मुझे पेप्सी देगा, कहानी खत्म, ट्रांजैक्शन एंडेड। कोई लंबी नहीं करनी। मुझे अगर लेस खरीदने, मैं उसको पैसे दूंगा, वो मुझे लेस देगा, कहानी खत्म, दैट्स इट। इसमें कोई लंबी नहीं हो रही कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। नहीं, मैं जाऊंगा, मैंने लेस उठाए, मैंने पैसे दिए, बस, माय ट्रांजैक्शन एंडेड। So these are quite simple and easy to understand. The buyer orders goods and services and pays from them for them immediately or on delivery. Immediately or on delivery। अब जरा ये चीज समझना। मैंने सामान मंगवाया, जैसे ही मेरे पास आया मैंने पैसे दे दिए, जैसे कि हम लोग फूड पांडा से मंगवाते हैं। हमने सामान मंगवाया, पैसे दिए, दैट्स इट, कहानी खत्म। या फिर मैं नीचे गया, सामान लेकर आ गया, दैट्स इट, कहानी खत्म। पैसे दिए ना मैंने, या तो फौरन दिए या सामान आने पर दिए, लेकिन पैसे मैंने हाथ के हाथ दिए। लंबी नहीं की कि बाद में ले लेना, अभी नहीं है, इतने ले लो, इतने बाद में दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया। सामान मंगवाया, सामान आया, पैसे दे दिए, वरना खुद गया, सामान लेकर आया, सामान लेते हुए पैसे दे दिए, दैट्स इट, कैश ट्रांजेक्शन खत्म। द सेलर प्रोवाइड्स द सर्विस और डिलीवर द गुड्स एंड ऑफन गिव्स कस्टमर अ रिसीट which serves the purpose of evidence for payment। आप जाते हो, केएफसी गए आप, आपने केएफसी जाके बर्गर खरीदा, कार्ड स्वाइप किया, आपको एक रिसीट दे दी केएफसी वालों ने, आपने पैसे दे दिए, उन्होंने आपको रिसीट दे दी, आपको बर्गर मिल गया, दैट्स इट, फिनिश। इज दैट कॉम्प्लिकेटेड? नो, इट इज एज सिंपल एज इट साउंड्स, क्योंकि हम ये सब करते रहे हैं। अब ये रिसीट क्या होता है? रिसीट इज द ओनली एविडेंस फॉर अ कैश ट्रांजेक्शन, कि भाई मैंने जाके ये सामान खरीदा था, उसकी ये रिसीट आ गई मेरे पास, दैट्स इट। अच्छा, अब बात करते हैं हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन की। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होती है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन एक ऐसी ट्रांजेक्शन को कहा जाता है जिसमें पैसा मैं इमीडिएटली नहीं देता, जिसमें पैसा इन्वॉल्व तो होता है लेकिन इमीडिएटली नहीं होता, कुछ टाइम के बाद होता है। और जब जब एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, तो दोनों पार्टीज यानी कि बायर और सेलर को अपने पास एक एविडेंस चाहिए होता है कि ये हमारी क्रेडिट टर्म्स थी, इतना टाइम हमें अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए, ये हमने मंगवाया था, इतनी पेमेंट हमने कर दी, और ये वाली पेमेंट हमारी रहती है। अब इन सारी चीजों को, ये जो मैंने इतनी सारी बातें कही, इन सारी चीजों को अगर मैं एक लफ्ज में समेट दूं, तो उन्हें कहा जाता है डॉक्यूमेंटेशन। उन्हें क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इनसाइड द कंपनी एंड आउटसाइड द कंपनी किस तरीके के होते हैं, अब जरा इस पे बात करते हैं। पहले बात करेंगे बायर के पर्सपेक्टिव से। बायर के पर्सपेक्टिव से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो। व्हेन इट कम्स टू अ बायर, when it comes to a buyer and a buyer buys something on credit, especially when it comes to the goods, a buyer buys some goods, तो बायर क्या चीज रिकॉर्ड करता है अपने पास? हाउ द बायर विल रिकॉर्ड द एंट्री? इट विल बी एज सच के परचेजेस will going to be debited and my accounts payable or my liability will going to be credit। हम यही करते आए हैं अभी तक, कि जब जब हम उधार पे सामान खरीदते हैं, खासतौर पे इन्वेंट्री अगर उधार पे खरीदते हैं, तो हम रिकॉर्ड क्या करते हैं अपने पास? परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट। ये दो एंट्रीज अपने जहन में रखो, क्योंकि इन्हीं दो एंट्रीज की बुनियाद पर सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू दो एंट्रीज, तो ये दो एंट्रीज में क्यों कह रहा हूं, जरा ये चीज समझना। एक एंट्री मैंने की डेबिट साइड पे जब मैंने परचेजेस रिकॉर्ड की, और एक एंट्री मैंने की क्रेडिट साइड पे जब मैंने लायबिलिटी रिकॉर्ड की, अपना अकाउंट पेबल रिकॉर्ड किया। अच्छा, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है वो कहलाता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है? इमेजिन करो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खड़े हो
और आपके पास सामान खत्म हो गया जिससे आपने प्रोडक्शन करनी है, तो आप क्या करोगे? सामान मंगवाओगे। आप क्या करोगे? सामान मंगवाओगे। अच्छा, अब आप कहाँ खड़े हो अभी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। कहाँ खड़े हो? मैं फिर यहाँ पे दोहराता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और आप सामान मंगवा रहे हो, तो आप सामान के लिए किसको बोलोगे? जिसके पास सामान रखा हुआ है। जिसके पास सामान रखा हुआ है। और नॉर्मली किसी भी कंपनीज में सामान किसके पास रखा होता है? स्टोर्स या फिर वेयर हाउस के पास। तो ये समझ लो कि जो परचेज सॉरी मटेरियल रिक्विजिशन नोट है, ये जो आपका मटेरियल रिक्विजिशन नोट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बनाता है। और ये किसको बेचता है? स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले को, क्योंकि सामान उसी के पास पड़ा हुआ होता है। MRN is simply a request for particular type of material to be used into the production process of the product. It is generated by the production manager, जैसे मैंने यहां पर भी आपको बताया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड सेंड टू द स्टोर्स मैनेजर, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो ये चीज क्लियर हो गई कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला मटेरियल रिक्विजिशन बनाएगा और वो जाएगी किसके पास? स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास। अच्छा, अब इमेजिन करो आपने सामान भेजा स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले को, स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला आगे से बोलता है यार सामान तो खत्म हो गया, मंगवाना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे उसको? भाई मंगवाओ, खत्म बात। तो अब आप प्रोडक्शन वाले हो, आप स्टोर्स पे गए, आप स्टोर्स में गए, तो अब यहां पर आप कौन हो गए? स्टोर्स डिपार्टमेंट में आ गए। सामान खत्म है, मंगवाओ। कौन मंगवाएगा? परचेज डिपार्टमेंट वाला। कौन मंगवाएगा? परचेज डिपार्टमेंट वाला। तो आपने परचेज डिपार्टमेंट वाले को एक रिक्वेस्ट की, आपने परचेज डिपार्टमेंट वाले को एक रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे ये सामान चाहिए है, प्लीज मंगवा के दे दो मुझे। वो रिक्वेस्ट जो स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला परचेज डिपार्टमेंट को करता है कि सामान मंगवा दो, उसे कहा जाता है परचेज रिक्विजिशन नोट। उसे क्या कहा जाता है? परचेज रिक्विजिशन नोट। तो PRN इज सिंपली अ रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल टू बी परचेज्ड फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर। फर्क समझना दोनों में। मटेरियल रिक्विजिशन में क्या था? टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन हम स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले को दे रहे थे। अब यहां पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई ये सामान आप जरा मुझे बाहर से मंगवा के दे दो। इट इज जनरेटेड आइदर बाय द प्रोडक्शन मैनेजर और स्टोर्स मैनेजर एंड सेंट टू द परचेज मैनेजर। जैसे मैंने आपको बताया, या तो प्रोडक्शन वाला बनाएगा या स्टोर्स वाला बनाएगा, और भेजेगा किसको? परचेज वाले को, क्योंकि सामान उसने मंगवाना है। फिर तीसरा डॉक्यूमेंट जो बायर की तरफ से आता है वो कहलाता है परचेज ऑर्डर। क्या कहलाता है? परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है? आपने बोला कि मुझे सामान मंगवाना है, परचेज वाले ने सबसे पहले एक अखबार में इश्तेहार दिया। परचेज वाले ने सबसे पहले अखबार में एक इश्तेहार दिया कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, मेरे पास अपनी प्राइसेस लेकर आओ। और मार्केट से 4 से 5 लोग आ गए आपके पास अपनी अपनी प्राइस कोटेशन के साथ। मार्केट से 4 से 5 लोग आ गए अपनी अपनी प्राइस कोटेशन के साथ। प्राइस कोटेशन क्या होता है? प्राइस कोटेशन एक ऐसे डॉक्यूमेंट को कहा जाता है जो सप्लायर सप्लायर या फिर जिसे हम कहते हैं सेलर भेजता है किसको? परचेज डिपार्टमेंट वाले को, कि भाई आपने ये सामान मंगवाया था, मैं आपको ये सामान आपकी बताई हुई क्वालिटी का आपके बताए हुए टाइम के अंदर इतने रुपए में दे दूंगा। ये जो इतने रुपए आ गए ना, दैट इज योर प्राइस कोटेशन। ये कौन भेजता है आपको? डॉक्यूमेंट सेंट टू अ पोटेंशियल कस्टमर कोटिंग फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। और ये भेजता कौन है? सप्लायर या सेलर भेजता है। ये मेरे पास पहला एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। और कोटेशन की बेस पर इस कोटेशन की बेस पर परचेज डिपार्टमेंट वाला इस कोटेशन की बेस पर परचेज डिपार्टमेंट वाला, 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 इस कोटेशन की बेस पर परचेज
एक डॉक्यूमेंट भेजता है सेलर को या सप्लायर को कि भाई आपने जो सामान हमें बताया था वो हम आपसे खरीदने के लिए तैयार हैं। आप काइंडली हमें ये सामान हमारे प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर आपकी प्रिस्क्राइब्ड प्राइसेस पर भेज दें। तो ये कहलाता है एक परचेज ऑर्डर, जहां पर आपने एक फॉर्मल फॉर्मल ऑर्डर प्लेस किया कि भाई मुझे ये सामान चाहिए है, आप मुझे इतने टाइम में लाकर दे दें। ये कहलाता है परचेज ऑर्डर। सही। ये कौन बनाता है? इट इज जनरेटेड बाय द परचेज डिपार्टमेंट या परचेज मैनेजर एंड सेंट टू द सप्लायर एंड सेंट टू द सप्लायर। अब सप्लायर के पास जब परचेज ऑर्डर पहुंचा तो वो वहां से एक कंफर्मेशन कर देता है कि यस, मुझे आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है, आपके ऑर्डर की प्रोडक्शन या प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है, आपको आपका ऑर्डर इतने टाइम में, इतनी क्वांटिटी, इतनी प्राइसेस के हिसाब से मिल जाएगा। ये क्या कहलाता है? एक्नॉलेजमेंट लेटर। एक्नॉलेजमेंट लेटर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कंफर्मेशन है ऑफ द परचेज ऑर्डर सेंट बाय द सेलर टू द बायर। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप कभी फूड पांडा से ऑर्डर करते हो खाना, तो आपके पास पूरी ट्रैकिंग आ रही होती है, यस वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आप चेकआउट करते हो, तो आपके पास एक मैसेज या एक ईमेल आ जाता है कि आपका ऑर्डर हमें रिसीव हो गया। दैट इज द कंफर्मेशन और एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर ऑर्डर दैट यू हैव प्लेस्ड। ये चीज समझ आती है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे खाना तैयार होता है तो आपके पास एक मैसेज आता है दैट योर ऑर्डर हैज बीन पिक्ड अप बाय द राइडर, that your order has been picked up by the rider and he is on his way। ये पर्टिकुलर मैसेज जो आपके पास आता है ये कहलाता है डिस्पैच नोट। ये क्या कहलाता है? डिस्पैच नोट। जो सेलर भेजता है किसको? बायर को। सेलर भेजता है किसको? बायर को, कि भाई आपने जो सामान मंगवाया था, आपने जो सामान मंगवाया था वो सामान हमारे पास से हमारा बंदा लेकर निकल चुका है, या हमने अपने पास से वो सामान भिजवा दिया है, वॉट एवर द सिनेरियो इज, एंड इट विल बी डिलीवर्ड टू यू इन दिस एंड दिस टाइम और इन सो ऑन सो टाइम। दैट इज योर डिस्पैच नोट। डिस्पैच नोट के बाद आती है एक चीज जिसे कहा जाता है डिलीवरी नोट। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्पैच नोट एंड डिलीवरी नोट? द ओनली डिफरेंस बिटवीन डिस्पैच नोट एंड डिलीवरी नोट इज कि एक में आपको यह बताया जाता है कि हमारे पास से आपका सामान चला गया। डिलीवरी नोट में यह चीज कंफर्म हो जाती है कि आपको आपका सामान मिल गया। डिलीवरी नोट में यह चीज कंफर्म हो जाती है कि आपको आपका सामान मिल गया। ये सप्लायर जब गुड्स डिलीवर कर देता है कस्टमर को, तो वो साथ में एक पर्चा भेजता है। आप लोगों के पास जब भी कोई कुरियर आता है तो वो कुरियर वाला बंदा जो है वो आपसे साइन लेता है एज अ कंफर्मेशन कि आपका कुरियर आपको डिलीवर कर दिया गया है। दैट इज द डिलीवरी नोट। अब आगे बढ़ते हैं। जब सामान मिल जाता है स्टोर्स डिपार्टमेंट में, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला एक अदद गुड्स रिसीव नोट बनाता है, या फिर जिसे कहा जाता है जीआरएन। अब ये गुड्स रिसीव नोट कौन बना रहा है? स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला। अच्छा, स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला क्यों बना रहा है? क्योंकि भाई सामान आके उतारोगे कहां पर? वेयर हाउस में, स्टोर्स डिपार्टमेंट में। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला जो है वो एक अदद जीआरएन बनाता है और वो भेजता है दो जगहों पर। वो दो जगह क्या है? एक, परचेज, क्योंकि सामान मंगवाया था परचेज डिपार्टमेंट वालों ने, और दूसरा अकाउंट्स या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि पैसे तो उन्होंने देने। तो ये दो जगह पर भेजता है पर्चा, एक परचेज डिपार्टमेंट में, दूसरा अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ओरिजिनली जहां मैं, देखो अब जरा ये चीज समझना,
जहां मैं बोल रहा हूं एक पर्चा जाता है, वहां पर दो पर्चे होंगे। जहां मैं बोल रहा हूं दो कॉपीज जाती हैं, वहां पर तीन कॉपीज होंगी। तीसरी कॉपी या दूसरी कॉपी वो डिपार्टमेंट अपने पास रखता है एज एन एविडेंस कि हमने इस तारीख को ये चीज इस डिपार्टमेंट को दी थी। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई मटेरियल रिक्विजिशन प्रोडक्शन वाले ने स्टोर्स को भेजी, तो सिर्फ स्टोर्स को नहीं भेजी, एक कॉपी उसने अपने पास भी रखी। अगर मैं आपको बोलता हूँ परचेज रिक्विजिशन स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले ने परचेज वाले को भेजी, तो सिर्फ परचेज को नहीं भेजी, एक कॉपी उसने अपने पास भी रखी। अगर मैं आपको बोलता हूँ परचेज ऑर्डर सेलर के पास गया, तो सिर्फ सेलर के पास नहीं गया, एक परचेज ऑर्डर की कॉपी हमने अपने पास भी रखी। अगर मैं कहता हूँ गुड्स रिसीव नोट फाइनेंस और परचेज में गए, तो सिर्फ फाइनेंस और परचेज में नहीं गए, एक कॉपी स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले ने अपने पास भी रखी एज एन एविडेंस कि ये चीज हमें रिसीव हो गई है। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब सामान उतर गया, हमने गुड्स रिसीव नोट बनाया, हम सामान चेक कर रहे थे। चेक करते करते पता चला कि मेरा कुछ सामान जो है वो खराब है। मेरा कुछ सामान क्या है, खराब है। तो खराब सामान तो डेफिनेटली मैं वापस करूंगा ना। खराब सामान मैं क्या करूंगा, वापस करूंगा। तो जब जब मैं खराब सामान वापस करता हूं, एज अ बायर बात कर रहा हूं, मैं एज अ बायर बात कर रहा हूं। मैं फिर दोहरा दूं, एज अ बायर मैं बायर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि जब जब मैं खराब सामान वापस करूंगा, तो मैं एक अदद पर्चा साथ लगाता हूं जिसे कहा जाता है डेबिट नोट। अब ये डेबिट नोट क्यों है, सवाल ये उठता है कि ये डेबिट नोट क्यों है। वापस आते हैं इस डबल एंट्री की तरफ। मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी लाइबिलिटी बढ़ा देता हूं जब जब मैं उधार पे सामान खरीदता हूं। अब क्योंकि ये सामान जो मैंने उधार पे खरीदा था, ये मैं वापस कर रहा हूं, ये मैं वापस कर रहा हूं, तो मैं अपनी लाइबिलिटी कैसे कम करूंगा, अकाउंट्स पेबल डेबिट एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट। मैं कैसे अपनी लाइबिलिटी कम करूंगा, अकाउंट्स पेबल डेबिट एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट। यहां पर मुझे अपनी लाइबिलिटी कम करने के लिए पेबल को क्या करना पड़ रहा है, डेबिट। तो ये चीज जहन में रखना कि बायर जो नोट भेजता है उसको डेबिट नोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी को कम करने के लिए भेजा जाता है। अच्छा, डेबिट नोट का मकसद क्या होता है। डेबिट नोट एक रिक्वेस्ट है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है कि भाई साहब आपने जो सामान भेजा था उसमें ये सामान खराब निकला है, ये सामान मैं आपको वापस कर रहा हूं, आप प्लीज अपनी इनवॉइस में से ये चीज कैंसिल करके मुझे क्रेडिट नोट के साथ इनवॉइस भेज दें, या आप प्लीज अपनी इनवॉइस में से ये चीज कैंसिल करके मुझे क्रेडिट नोट भेज दें। तो डेबिट नोट का जो मेन मकसद होता है वो क्या है, पहली चीज सामान वापस करना, दूसरी चीज सामान अपनी लाइबिलिटी को कम करना और क्रेडिट नोट मांगना, सेलर से या सप्लायर से क्रेडिट नोट की रिक्वेस्ट करना, तीसरी चीज आपकी इनवॉइस का एक हिस्सा या पूरी इनवॉइस के अमाउंट को खत्म कर देना। तो डेबिट नोट के तीन क्या मकासद मैंने बताया आपको। पहला मकसद क्या था, सामान वापस करना। दूसरा मकसद था क्रेडिट नोट के लिए रिक्वेस्ट करना कि भाई आप क्रेडिट नोट भेजो। और सबसे मेन मकसद या तीसरा मकसद क्या है कि मेरी इनवॉइस में से ये चीज या मेरी पूरी इनवॉइस कैंसिल करो क्योंकि मैं सामान वापस कर रहा हूं। अब इस डेबिट नोट के अगेंस्ट एक चीज और आ जाती है जिसे कहा जाता है क्रेडिट नोट। अब ये क्रेडिट नोट जो है ये सेलर की तरफ से आता है और ये हम खुद भी बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी इनवॉइस को कैंसिल करना होता है। अगर मैं सामान से खुश नहीं हूं तो मैं सामान वापस करूंगा, और अगर मैं सामान वापस कर रहा हूं तो सेलर को वो सामान लेना पड़ेगा क्योंकि वो सामान मेरी क्वालिटी के हिसाब से
सही नहीं है। और सेलर जब वो सामान वापस लेगा तो सेलर मुझे एक क्रेडिट नोट इशू करता है कि ये सामान मैंने वापस ले लिया है, और अब ये अमाउंट बायर ने मुझे नहीं देना। ये होता है क्रेडिट नोट, जो एक डेबिट नोट के अगेंस्ट इशू किया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज आती है इनवॉइस। इनवॉइस को आसान अल्फाज में बोलें तो ये क्या है? बिल। बर्गर खा लिया, अब पैसे दो। बिल। इस बिल के अगेंस्ट बायर जो है वो पेमेंट करवाता है, और ये पेमेंट होती है थ्रू रेमिटेंस एडवाइस। ये रेमिटेंस एडवाइस क्या होती है? रेमिटेंस एडवाइस कहा जाता है एक ऐसे डॉक्यूमेंट को जिसमें मैं तमाम तर इंफॉर्मेशन डालता हूं अपनी ट्रांजैक्शन की। तमाम तर इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है? पहली पहली चीज, ये ट्रांजैक्शन कौन सी तारीख को इनिशिएट हुई। दूसरी चीज, मेरे पास सामान कब आया और मैंने उसकी पेमेंट कब की। तीसरी चीज, कितना सामान रहता है और उसकी पेमेंट कितनी है। चौथी चीज, अभी जो पेमेंट कर रहा हूं वो पेमेंट कितनी है और वो कितने सामान के अगेंस्ट है। तो रेमिटेंस एडवाइस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है तमाम ट्रांजैक्शन की तफसीलात को, जिसमें सामान कितने का खरीदा था, मेरे पास कितना सामान डिलीवर हो गया उसकी कितनी पेमेंट हो गई, मेरे पास कितना सामान रहता है उसकी कितनी पेमेंट है, और अभी जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो कौन से सामान की और कितनी है। और हर पेमेंट के साथ मैं एक रेमिटेंस एडवाइस जरूर भेजता हूं। ये बायर भेजता है किसको? सेलर को, अलोंग विद द पेमेंट। और आखिरी चीज आती है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। आखिरी चीज क्या आती है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन जो सप्लायर अब रिकंसाइल करता है आपके रेमिटेंस एडवाइस के अगेंस्ट, कि हाँ भाई सही है, इस तारीख को हमारी ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुई थी, इस तारीख को आपने पहली पेमेंट की मुझे इस सामान की, इस तारीख को आपने मुझे दूसरी पेमेंट की इस सामान की, ये आप लास्ट पेमेंट कर रहे हैं और इतनी पेमेंट रहती है। अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और रेमिटेंस एडवाइस में कोई चीज डिफरेंट हो तो सेलर और बायर को बैठ के उसे रिकंसाइल करना चाहिए है। ये हमारे टोटल डॉक्यूमेंट्स थे। अब ये एक कंक्लूजन मैंने बनाया था डॉक्यूमेंट्स का, ये एक कंक्लूजन मैंने डॉक्यूमेंट्स का बनाया था। आप एक नजर इसको पढ़ लें तो आई बिलीव आपको डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहां तक डॉक्यूमेंट्स आई बिलीव सबको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम।